नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी एनआरएसटी। आखिरकार भानु प्रताप ने जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज को हमेशा के लिए ताला बंद करते हुए जो पूरी तरह से इस बात को खारिज कर देता है कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, वह डेमो के माध्यम से खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई के अनुसार कहा कि हमें सबूत लाकर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि ईवीएम मशीन कैसे हैक हो सकती है। जो कि प्रशांत भूषण के ट्विटर हैंडल पर तैरता हुआ यह वीडियो माननीय जज साहब को दिखाने के लिए काफी बेसिक रिपोर्ट। 6 जनवरी को ईवीएम को हटाने के लिए यही जंतर मंतर पर आंदोलन होगा 12 बजे। आप सबसे भी निवेदन है, आप आइए। अरे मिल जाएगी परमिशन, काहे को करा, हमें पता परमिशन मिलेगी, मिल जाएगी। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चीरहरण जितना मोदी ने किया है, जितना मदर ऑफ डेमोक्रेसी को उसने अपमानित किया है, कमजोर किया है, घायल किया है, इतना इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई। विपक्षी सांसदों ने धनखड़ का अपमान किया, जाटों का अपमान किया है। जाटों का अपमान तब नहीं था कि जब यहाँ महिला इस पे जंतर मंतर पे जहां पर हम खड़े हैं, जहां महिला जो वो पहलवान थी, उन सब के आंदोलन को जब पूरा देश उनके साथ में खड़ा हो गया था, तब उस आंदोलन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जाटों का अपमान तब नहीं हुआ था। अब एक आदमी को कह दिया जाट, अबे भाई तुम उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा के सभापति हो, वहां कोई भी ना जाति है, ना धर्म है, ना कुछ है, वहां निष्पक्ष व्यक्ति होता। जानते हो सोमनाथ चटर्जी को? सोमनाथ चटर्जी जी उससे थे, कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद अंतिम समय तक, जिस समय उन्होंने पद वो त्यागा या उनका पद का कार्यभार समाप्त हुआ, वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। और आपने देखा होगा एक समय वो भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो चाहती थी उसके विरोध में भी उन्होंने फैसला दिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला भी। निष्पक्षता ये होती है। इस देश की जनता को पूछना चाहिए मोदी से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, कि तू ये बता कि पिछले 60-65 साल में इसने केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तूने ऐसा क्या किया भैया कि ये 150 लाख करोड़ का कर्जा मात्र 9.5 साल में ले लिया, और उसमें भी 2019 के बाद से जो कर्जा है वो 115 लाख करोड़ है। 115 लाख करोड़, 115 लाख करोड़ केवल 4-4.5 साल में, और टोटल 150 लाख करोड़। आप पूछिए 150 लाख करोड़ रुपए अगर यहां होता, इस देश के हर नौजवान को रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, इस देश के हर व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी मिलती, सरकारी स्तर पर सब कुछ होता, और इस देश के लोगों को सुरक्षा मिलती। किस अय्याशी में उड़ा दिए ये 150 लाख करोड़, किस अय्याशी में उड़ा दिए? क्या देश के लोगों को रोजगार मिला? नहीं। क्या देश के लोगों को नौकरी मिली? नहीं। क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली? नहीं। क्या लोगों को सुरक्षा हासिल हुई? नहीं। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं। क्या मजदूरों का भला हुआ? नहीं। फिर कहां अय्याशी में उड़ाए 150 लाख करोड़? कहां? देश के लोगों को पूछना चाहिए मोदी से। यही सवाल आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि जो शुद्ध है ना वो +1 नहीं हो सकते, -1 हो सकते हैं। तो शुद्ध मर गए क्या? पकड़ के कुटाई कर दो, ढंग से अकल आ जाएगी। भाई ऐसे लोग जो बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह हो चुके हैं, उनका एक ही इलाज है, पकड़ के ठुकाई कर दो, एक बात। और अगर ये नहीं कर सकते तो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दो, पूरी तरह से उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मूर्खों की, ऐसे लोगों की इस देश में भीड़ है जो आपको चिढ़ाते हैं, आपका अपमान करते हैं। वो उसी नस्ल का तो है भाई, जिन्होंने आपको हजारों साल जो गुलामी से बदतर जिंदगी दी, वो उसी नस्ल का है ना बिंद्रा। तो अपनी नस्ल से कैसे बाज आएगा, कैसे बदलेगा वो? इसीलिए वो ये काम कर रहा है। कह रहे हैं शूद्रों को शासक बना दिया, देश को बेकार कर देंगे। बना दिया? तेरे बाप ने बनाया? अबे हमें हिम्मत थी, हमें ताकत थी, हौसला था, हमें बुद्धि थी, हमें योग्यता थी, तो सत्ता छीन ली। अगर हमें बना देता तो तू बनाता ना, तो अपने बाप से कह के तू, तेरा बाप बन जाता, तू बन जाता। हिम्मत थी तो तुझमें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सारे ब्राह्मण, सारे जितने भी योग्य हैं, सब पानी भरते हैं। अब कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसके विषय में बात कर रहे हो। जिस इंसान को आज की तारीख में 150 से ज्यादा लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, 150 से ज्यादा देश जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसका सम्मान कर रहे हैं, उसके सामने ब्राह्मण। विवेक बिंद्रा ने इतिहास नहीं पढ़ा। अरे छोड़ ना, विवेक बिंद्रा को छोड़, भतीरी हो गई उसके विषय में, और आगे की बात करो यार। हो गए उसके लिए इतनी, ऐसे पागल कुत्तों के लिए इतना ही समय काफी, ज्यादा समय नहीं दो, आगे बात करो। इससे पहले सर तवलीन सिंह ने भी कहा था एक्शन खत्म कर दीजिए। यार ये जितने भी करने वाले, कहने वाले हैं, ये विशेष विचारधारा के लोग हैं और विशेष पार्टी और संगठन द्वारा आगे बढ़ाए गए लोग हैं, ताकि आप उकसावे में आ जाओ। आपको उसमें नहीं आना साथियों। आपको अपने अधिकारों को समझते हुए अपने अधिकार कैसे आप छीन सकें, कैसे आप सत्ता को उनसे छीन सकें, कैसे सत्ता में आप बैठ सकें, उस पर ज्यादा काम करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। आप इन सारे लोगों के उसमें अटके रहने से कोई फायदा नहीं, इस चर्चा करने का भी कोई फायदा नहीं। वो एक रणनीति के तहत मोदी सरकार ने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनको सस्पेंड कराया, निलंबित कराया। क्यों? क्योंकि जो 3 सबसे खतरनाक बिल पास हुए हैं, जिसको ये कह रहे हैं पूरी तरह से भारतीय हैं, जो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड जो था,
भारतीय दंड संहिता और जो आपका वो था सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट था, इन तीनों में जबरदस्त तरीके से बदलाव किए और बदलाव इस तरह से किए हैं कि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकेगा। जो राजद्रोह जिसे कहा जाता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया। इसको तय कौन करेगा कि क्या राजद्रोह है, क्या देशद्रोह है? यह तय करेगी सरकार। और सरकार किस तरह से तय कर रही है आप जानते हो। सरकार तय कर रही है कि जो लोग लोगों का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा है सर, आखिर और बाकी जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको रास्ता बताया जा रहा। तो ये जो तीनों बिल जो पास करवाए गए हैं, ये तीनों के तीनों बिल जब संसद में विपक्ष है ही नहीं, और विपक्ष को इसीलिए निकाला गया कि अगर चर्चा होगी तो सरकार नंगी होगी, सरकार की पोल खुलेगी, इसीलिए पहले विपक्ष को हटाओ। इसीलिए जो टीएमसी की जो सांसद हैं, उनको इसी तरह से निलंबित किया गया। ये सब कुछ, अरे 6 मिनट तो ज्यादा हैं, वो तो 1 ही मिनट में पास हो जाने थे। 6 मिनट तो बहुत ज्यादा हैं। सो आप आईपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं, और 6 मिनट में ये सारी चीजें पास हो रही हैं। विपक्ष से गलती सिर्फ इतनी है कि विपक्ष अभी भी नहीं समझ रहा कि उसे सड़क पर उतरना है। विपक्ष को आज के हालात जो हैं, इस देश को कोई नहीं बचा सकता सिवाय इस देश की जनता के और विपक्ष के। विपक्ष देश की जनता को लीड करे और सड़क पे आए। विपक्ष पूरा, सारे संगठन और सारे लोग जब सड़क पर आएंगे तभी देश बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। लिख लेना आप मेरी बात। अब वो स्थिति आ गई है, अब कोई कानून, कोई संस्था, कोई विभाग कुछ करने वाला नहीं है, जनता की मदद करने वाला नहीं है। जितने भी विभाग हैं, उनमें तमाम गुलाम बैठे हैं, मोदी के गुलाम बैठे हैं। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार के भी नहीं, मोदी के गुलाम बैठे हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं, और वो किसी भी सूरत में जनता के लिए कुछ नहीं देंगे, उसका कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा देश की जनता को और विपक्ष को तत्काल बिना समय जाहिर किए सड़क पे आना चाहिए। उसके खारिज करने से क्या होता? भाई ये तो सच है ना, ये तो नहीं कहा कि नहीं है। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि 205 लाख करोड़ का जो हम पे कर्ज नहीं, ये तो नहीं कहा ना। अबे बैनर लगाने से भारत विकसित नहीं होता, लोगों को शिक्षा मिलने से भारत विकसित होता है। आपने लोगों को रोजगार, अरे मैं क्या देखो, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना, 45 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी अपने प्रचार पर खर्च करता है। 45 करोड़ यानी 4.5 लाख जो आपके अग्निवीर हैं, उनकी एक दिन की जितनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह, इतना पैसा जो है एक दिन में मोदी केवल अपने प्रचार पर, विज्ञापन पर खर्च करता है। 5 साल में 140 यूनिवर्सिटी बनी है सर, सबसे ज्यादा गुजरात में बनी है। 5 साल में 140 यूनिवर्सिटी गिनी तुमने? रिकॉर्ड दिया है। किसने रिकॉर्ड दिया? मोदी ने दिया। अबे मोदी की बात और कुत्ते की लात। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में कितना बेहतर काम हुआ, कितने जो प्रोफेसर जो कम थे वो क्या लगे, क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और यूनिवर्सिटी बनी? नहीं बनी ना। कहां से हुआ? प्राइवेट की बात, प्राइवेट तो कर ही रहे हैं वो सब कुछ। बात प्राइवेट की नहीं है, बात गवर्नमेंट की बताओ। गरीब आदमी क्या प्राइवेट में पढ़ाएगा? गरीब आदमी पढ़ेगा सरकारी उसमें। इसीलिए सरकारी चीजें स्थापित की जा रही थी, इसलिए सरकारी जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इसे ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो वेलफेयर स्टेट की बात है, कल्याणकारी राज्य की बात है, उसमें यह है कि आप लोगों को शिक्षा दें, आप लोगों को रोजगार दें, आप लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करें, आप हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाई इसका पूरा इंतजाम करें, और किसानों और मजदूरों की आप पूरी देखभाल करें। 6 जनवरी को ईवीएम को हटाने के लिए यही जंतर मंतर पर आंदोलन होगा 12 बजे। आप सबसे भी निवेदन है, आप आइए। अरे मिल जाएगी परमिशन, काहे को करा, हमें पता परमिशन मिलेगी, मिल जाएगी, समझ उसकी बात नहीं। और ये मैं डेमो बताऊंगा कि किस तरह से वीवीपैट का प्रोग्राम अंदर से कागज की पर्चियां भी बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो बदल ही सकता है, पर कागज की पर्चियां किस तरह से बदल सकता है, तो ये मैंने इक्विपमेंट बनाया डेमोस्ट्रेशन के लिए। और ये मेरा प्रोग्राम यदि इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट में डाला जाए, इलेक्शन कमीशन मुझे वीवीपैट दे नहीं रहा, लेकिन उसके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के, या तो पहले से ही डाला हुआ होगा, मैं उनके वीवीपैट में भी कागज की पर्चियां बदल सकता हूँ। अब पहले मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े रखे हैं। पहला कैंडिडेट है बनाना यानी केला, दूसरा कैंडिडेट है एप्पल, सेब, और तीसरा कैंडिडेट है वाटरमेलन, तरबूज। ये 3 कैंडिडेट है, और जब वोट दिया जाएगा तो आपको यहाँ कागज का पर्चा दिखेगा। अभी खाली है ये वीवीपैट, आपको इसके थ्रू कागज का पर्चा दिखेगा, जैसे आपको वोटिंग के समय दिखा था। तो पहला वोट मैं देता हूँ केले को, तो ये केले का बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए पहले वोटर को क्या दिख रहा है कांच के आसपास। तो पहले वोटर को देख सकते हैं आप, पहले वोटर को वीवीपैट ने केले का कागज का पर्चा प्रिंट करके दिखाया। कागज का पर्चा देखा, उसे संतुष्टि हो गई, वो कंप्लेन नहीं करेगा, आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, वीवीपैट के सामने खड़ा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखा उसको, उसने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी उसके कागज का पर्चा छापा, और वो पर्चा है केला, आप देख सकते हैं। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करने वाला,
तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीवीपैट में से सेब के पर्चे कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि एक भी वोटर ने एप्पल को तो वोट दिया नहीं था। और केले के पर्चे कितने निकलेंगे, आप कहेंगे 2। तो आप देखिए वीवीपैट में कौन सा पर्चा कितना है, देखिए। तो वीवीपैट में केले का एक पर्चा है और सेब का एक पर्चा है। लेकिन ये कैसे हुआ, पहले वोटर ने केले को वोट दिया था, उसने केला देखा था। दूसरे वोटर ने भी केले को वोट दिया, उसने भी केले का पर्चा देखा था। तो 2 केले के पर्चे आने चाहिए थे, लेकिन केले का पर्चा सिर्फ एक आया और एक सेब का पर्चा आया। तो ये डेमो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो, इसमें मेरी हाथ की सफाई नहीं है, प्रोग्राम की सफाई है। मैं यदि यहाँ से निकल जाऊँ और दूसरा आम आदमी आके डेमो करेगा तो भी इसको मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये मेरा प्रोग्राम आप भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से ही डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूं केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा, आपको पहले वोटर को केला दिखा। 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है। तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलता है। केले का सिर्फ एक निकला, एक एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ, ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं एक खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं। छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है, कागज के वोट की बदली। कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छापी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। अतुलभाई છે, આ વખતે અતુલભાઈ તમે તરબૂચને વોટ આપો। હા, હવે જો અહીંયા શું છપાઈને દેખાય છે, અતુલભાઈ આપ જુઓ શું દેખાય છે। તરબૂચ દેખાયું। હા, બરાબર, આ તરબૂચ દેખાય છે, થોડુંક આકૃતિ એ પ્રકારની છે પણ લખ્યું છે તરબૂચ। હા, અને હવે હું તરબૂચને વોટ આપું છું, હું બીજો વોટર છું, તો હું તરબૂચને વોટ આપું છું। તો આપ જુઓ મને શું દેખાય છે, મને પણ આને તરબૂચ બતાવ્યું। બિલકુલ તરબૂચ જ છે। હા, બરાબર, પણ અંદરથી વોટ શું નીકળે છે, આપણે એમ માનીએ કે બે તરબૂચ નીકળવાના છે, પણ જુઓ એક તરબૂચનો વોટ હા. ચોરી અને એક એપલમાં નાખી દીધો। આ જો નજરની સામે। बराबर, नजर हमारी सामने, અને મને खबर કેમ ना। तो इससे जुड़े काफी सारे वाजिब प्रश्न आएंगे कि मॉकपोल कैसे पास हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक होती है, ईवीएम के अंदर क्लॉक होती है।
तो प्रोग्राम को बोल दिया था कि भाई वोटिंग 30 अक्टूबर 2021 को है, यानी 30/2021 तक जितना टेस्टिंग होगा, फर्स्ट लाइन चेकिंग होगा, फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा, मॉक पोल होगा, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को ये भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉक पोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा और सेकंड राउंड में 50-100 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है, एप्पल को, तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, चुनाव के 1 साल 10 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ और चुनाव में कौन कैंडिडेट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, उसका सिंबल क्या है, वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है? तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है। उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल, CF, या कैंडिडेट सिंबल फाइल, CSF। तो वो जो CSF वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो CSF बनती कहाँ है? वो एक सर्वर में बनती है जिसको CSF सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में है, हैदराबाद में, मुझे पता नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहां है। अब वो CSF का सर्वर है, वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है। तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर 2 को एक्स्ट्रा वोट देना, 2 यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो CSF कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है? CSF का जो सर्वर है, CSF सर्वर है, उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने % एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा? वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक बहुत लंबा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है। वहां सफेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में? ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और दूसरा मेरा ओपिनियन है काफी सालों से, मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीजें होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए। और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला, उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा। बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है। तो जब 2 वोटर आते हैं, दोनों ने केले को वोट दिया, तब मैनिपुलेशन होगा। और आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम हटाओ, मूवमेंट को सहयोग